कनाडा इस वक्त एक संगीन माली बहरान, गैर यकीनी मईशत और बैनुल-अक़वामी दबाव के नरगे में है। ऐसे में कौम एक ऐसे लीडर की तलाश में है जो सिर्फ वादे न करे बल्कि इस तमाम सूरत हाल से कनाडा को बाहर निकाल सके। क्या मार्क कार्ने, जिन्होंने दुनिया भर में मालियाती बहरानों से निमटने के हवाले से शोहरत पाई, वो इस उम्मीद की किरण बन सकते हैं? आइए देखते हैं कि आने वाले इंतखाबात में कनाडा का मुस्तकबिल किसके हाथ में होगा। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गुज़िश्ता वीडियो में हमने ये बात की थी कि जिस तरह कनाडा क्राइसिस का शिकार है और एक तरफ से तो वो टैरिफ्स के मामले में उलझा हुआ है, जैसे कि हमने देखा कि स्टील और एल्युमिनियम के ऊपर अमेरिका ने जो है टैरिफ्स आयद किए, फिर जो ऑटोमोबाइल्स के ऊपर हैं वो भी हैं। उसके अलावा हमने देखा कि लंबर पे और जो फार्मास्यूटिकल्स के हवाले से टैरिफ्स हैं उनका सामना भी है कनाडा को। लेकिन दूसरी तरफ एक और चीज़ ये है कि अमेरिका यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये कह चुके हैं कि कनाडा को वो अमेरिका की 51st यानी कि 51वीं रियासत बनाना चाहते हैं। तो इन तमाम चीज़ों से बहुत सी जो हैं वो पेचीदा चीज़ें जन्म ले रही हैं और बहुत से पेचीदा ख्यालात, बहुत से पेचीदा सवालात उभर रहे हैं। तो हमने कुछ चीज़ों को तो डिस्कस किया लास्ट वीडियो में कि किस तरह से ये जो आने वाला इलेक्शन है जो कनाडा का, जो गालिबन 28 अप्रैल को होने जा रहा है, उस पर ये तमाम चीज़ें कैसे असरअंदाज हो सकती हैं या होंगी, ये कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की। लेकिन आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो मामला है कनाडा के फाइनेंशियल क्राइसिस वाला, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा जो फाइनेंशियल क्राइसिस है या जो डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स हैं या ख़ास तौर पे जो एक वो चाहते हैं कि उसको एक अपनी 51वीं रियासत बनाएं, ये तमाम चीज़ें कनाडा के इलेक्शन पे किस तरह से और कितनी असरअंदाज हो सकती हैं, हम ये चीज़ें आज की वीडियो में जो है डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें सबसे पहले एक चीज़ ये देख लेते हैं कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि कनाडा में एक नेशनलिज्म की जो फ़िज़ा है वो उभरती हुई नज़र आ रही है। नेशनलिज्म मीन्स कि दे वांट कि कोई ऐसा लीडर आए जो इस फाइनेंशियल क्राइसिस से भी निकाले मुल्क को, जो ये जो ट्रंप की स्टेटमेंट है 51वीं रियासत वाली, उससे भी हमें निजात दिलाए, क्योंकि हम अपना मुल्क ही चाहते हैं, हम एक सेपरेट आइडेंटिटी ही चाहते हैं, हम एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रहना पसंद करते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये अल्टीमेटली नेशनलिज्म को जो है वो जन्म दे रही हैं। जिस तरह से हमने देखा चंद दिन पहले जनवरी में जब जस्टिन ट्रूडो ने रिज़ाइन दिया, तो उसके बाद हमें देखने को यही मिल रहा था और आम तासुर भी यही था कि जो कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर हैं पोलिवर, वो उभरते हुए नज़र आ रहे थे और लग ही रहा था कि शायद वही इलेक्ट होंगे। लेकिन अब जो है वो पॉपुलिस्ट नैरेटिव जो है वो थोड़ा सा बदलता हुआ नज़र आ रहा है। उसमें एक तब्दीली ये आ रही है कि मार्क कार्ने जो हैं वो एक फाइनेंस मैन है बेसिकली, उनका पॉलिटिकल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप ये देख लीजिए कि जो एक पॉलिटिशियन बाय करियर पर्सन है पोलिवर, उसके मुकाबले में उनका ग्राफ हमें ऊपर इसलिए जाता हुआ नज़र आ रहा है कि एक तो वो जो हैं वो ये सारे क्राइसिस को अच्छे तरीके से निमटने का मलका रखते हैं, क्योंकि माजी में हमने देखा कि जिस तरह से उन्होंने बैंक ऑफ इंग्लैंड को ब्रेग्जिट के दौरान भी क्राइसिस से निकाला, और भी बहुत सी चीज़ें मैं आगे चल के थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ, लेकिन बहुत सी चीज़ें उनके हवाले से, मैं उनकी बायोग्राफी के हवाले से मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने वो जाननी हो तो आप वो ज़रूर देखिए। अब इसमें तमाम चीज़ें ये हैं कि जो लीडर, जिसका विज़न, जिसका मोटो और जिसकी जो है आप कह लीजिए कि कैपेसिटी जो है वो मौजूदा वक्त की जो डिमांड है, ठीक है, उस पर पूरी उतरती होगी, वो आगे आता नज़र आएगा। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि जिस तरह से एक प्रोफेसर जो थे मैकगिल यूनिवर्सिटी के मॉन्ट्रियल के, मैंने उनका एक इंटरव्यू भी आपके सामने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। उसमें मैंने यही कहा था कि उन्होंने कहा कि जो मार्क कार्ने हैं उन्होंने एक बड़े सही टाइम पे और फेवरेबल टाइम पे जो है पॉलिटिक्स में एंट्री की, और ये बड़ा सुनहरी मौका है इनके लिए कि वो जो है अपना एक जो अपनी सलाहियत है उनको बुरुएकार ला सकें। और वजह भी यही है कि मार्क कार्ने की जो दिन ब दिन बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी है, उसके पीछे भी रीज़न यही है कि वो कोई शुगर कोटेड स्टेटमेंट या शुगर कोटेड बात नहीं कर रहे, वो स्ट्रेट फॉरवर्डली ये कह रहे हैं कि हम जो हैं वो इसको जो अपनी ज़मीन को बचाना चाहते हैं, हम अपने मुल्क को बचाना चाहते हैं। यानी कि मैं आपको उनकी स्टेटमेंट एक कोट कर देता हूँ यहाँ पे। उन्होंने अपनी कैंपेन के दौरान ही कहा, मैं उनकी स्टेटमेंट कोट कर देता हूँ, दे वॉन्ट आर लैंड, दे वॉन्ट आर रिसोर्सेज, दे वॉन्ट आर वाटर, दे वॉन्ट आर कंट्री, एंड वी आर ऑल गोइंग टू स्टैंड अप अगेंस्ट ट्रंप, आई एम रेडी। ठीक है जी, उन्होंने कहा, जिससे ये है कि उनका एक प्रॉपर
नैरेटिव जो है पब्लिक के सामने आ गया, तो फिर अल्टीमेटली पब्लिक भी यही चाह रही है। ज़्यादातर मोस्टली हमें यही देखने को मिल रहा है, जो पोल्स वगैरह सामने आ रहे हैं उससे यही अंदाज़ा हो रहा है। तो फिर क्या होगा, तो फिर जब ये इस तरह के नैरेटिव्स वो बयान करेंगे, इस तरह का अपना एक मोटो लेके आएंगे इलेक्शन के हवाले से, और पहले ही उनका एक्सपीरियंस जो है वो उनकी जो बायोग्राफी वो ये बता दी कि वो क्राइसिस से बड़े अच्छे तरीके से नंबरदाजमा हो सकते हैं। टैरिफ्स वाला मामला भी है, तो उस हवाले से भी लोगों को काफ़ी हद तक जो है एक तशफ़ी है। तो बहरहाल आगे चलते हैं। अब ये देख लेते हैं कि जिस तरह कंजर्वेटिव पार्टी की जो लीडर हैं पोलिवर, उन्होंने एक स्टार्ट में हमने देखा कि उन्होंने स्लोगन ये लगाना शुरू किया कनाडा फर्स्ट वाला, जैसे ट्रंप ने अमेरिका फ़र्स्ट का लगाया था, इन्होंने कनाडा फर्स्ट का लगाना शुरू किया। फिर हमने ये देखा कि उन्होंने ये भी कहा कि आई एम नॉट मैगा, मैगा MAGA यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ठीक है, उन्होंने कहा कि मैं उस, यानी कि उनका मतलब यही था कि मैं उस स्टांस का हामी नहीं हूँ, या मैं उस थॉट का जो है मेरा वो पर्सपेक्टिव नहीं है। तो उसके अलावा फिर हमने देखा कि ये तमाम चीज़ें जो हैं सामने आती नज़र आईं। फिर जो उनकी कैंपेन थी उसमें हमें ये देखने को मिला कि उन्होंने थोड़ा सा शुगर कोटेड या थोड़ा सा आप कह लीजिए कि पर्सपेक्टिव थोड़ा सा उनका बदलता दिखाई दिया। कारने जो हैं वो मुसलसल अभी तक यही कहते दिखाई दे रहे हैं कि कनाडा जो है इसको क्राइसिस से भी मैं निकालूंगा, और इसको मैं जो है जो US ख्वाब देख रहा है उससे भी जो बचाऊँगा, कि वो जो चाहता है इसको 51वीं रियासत बनाना, ऐसा नहीं होगा। और तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर्स हैं उनसे वो मुलाकातें भी कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को आगे जाके डिस्कस करते हैं। अच्छा, कनाडा के इलेक्शन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। कनाडा में जो ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट वो होता है कि जिसमें जो पब्लिक होती है वो डायरेक्टली वोट नहीं करती किसी कैंडिडेट के लिए, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर है उसके लिए डायरेक्टली वोट नहीं करती। इसमें होता ये है कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट्स में वो जो उनके लॉ मेकर्स होते हैं, जो पार्टीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उनको वोट करती है पब्लिक, और फिर वो लॉ मेकर्स जो होते हैं वो आगे जाके जो है उनकी गवर्नमेंट बनती है, और फिर वही पार्टी जो रूल करती है, और उस पार्टी के जो हेड होता है वो जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर बनता है। जब से टैरिफ वाला मामला हुआ तो अप्रैल का महीना जो है इसमें तकरीबन जस्टिन ट्रूडो के जाने के बाद से जो है वो पोलिवर ऊपर ही थे, लेकिन ये अप्रैल में जब ट्रेड वॉर वगैरह सिलसिला शुरू हुआ ये वाला, तो पोलिवर जो है उनका ग्राफ जो है वो नीचे जाना शुरू हुआ। और दूसरी तरफ जो लिबरल पार्टी के जो हैं हेड मार्क कार्ने, उनका जो है ग्राफ ऊपर जाता हमें दिखाई दे रहा है। अब ये देखते हैं कि ट्रंप के जो टैरिफ्स हैं वो किस तरह से, एक तरफ हम देखते हैं कि कनाडा की जो सॉवरेनिटी है उसको भी थ्रेट है, एक तरफ उसकी जो रेस इश्यूज़ वहाँ पे जन्म ले रहे हैं, और इस तरह के बहुत से मसाइल हैं। उसकी रीज़न ये है कि ट्रंप ने जो 25% का जो कैनेडियन स्टील और एल्युमिनियम पे और कार्स पे और जो कार पार्ट्स होते हैं उन पे और फार्मास्यूटिकल्स वगैरह पे भी और लंबर पे, इन सब चीज़ों पे जो है उसने टैरिफ लगाना शुरू किए। तो फिर उससे एक नैरेटिव जो है कार ने उन्होंने ये शेप किया कि उन्होंने फिर कोई ऐसी बात नहीं की। मतलब देखें ना, एक लीडर होता है वो आपको स्ट्रेट फॉरवर्डली बता रहा होता है कि आपका मुल्क जो है वो इस नहज पे जा रहा है और आने वाले वक्तों में हमें ये सामना करना पड़ सकता है, यानी कि वो आपको कोई सुनहरे ख्वाब नहीं दिखा रहा होता। वो फेयर बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखें हमें टफ़ डेज़ जो हैं वो आगे हैं, आ रहे हैं, ठीक है, टफ़ डेज़ अहेड। उन्होंने कहा, वार्निंग दी है। उन्होंने कहा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसके भी खदशात हैं और बहुत से ऐसे मामला हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा, अपनी भरपूर कोशिश करूँगा इन तमाम मामला से कनाडा को निकालने की। अब देखें उन्होंने एक और बात ये की, दीज टैरिफ्स आर फंडामेंटली डैमेजिंग टू द अमेरिकन इकॉनमी एंड बाय एक्सटेंशन टू द ग्लोबल इकॉनमी। वही बात है कि जिस तरह ग्लोबल रिसेशन वाली बातें हम आगे भी करते रहे हैं कि कनाडा की इकॉनमी जो है वो इससे काफ़ी ज़्यादा मुतासर हो रही है। अब आगे आ जाते हैं कि इसमें क्यों मुतासर हो रही है और क्या चीज़ हो रही है, ये चीज़ देख लेते हैं थोड़ी सी। अब जो लिविंग कॉस्ट है, ज़ाहिरी बात है वो बढ़ रही है, कनाडा में बढ़ रही है, जैसे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हमने डिस्कस पहले भी किया, पहली वीडियोज़ में बढ़ रही है, कनाडा में भी उसी तरह बढ़ रही है। इस हवाले से हमें जो है घरों की ख़रीदारी या उनके बनाने के हवाले से भी बड़ा सामना है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है मटीरियल महंगा होता दिखाई दे रहा है वहाँ पे। और इसके लिए एक ओंटारियो हाउस बिल्डर्स एसोसिएशन है, उन्होंने लास्ट मंथ ये बात की थी कि जो टैरिफ्स और ये काउंटर टैरिफ्स वाला मामला है, इससे जो स्टील और एल्युमिनियम के प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा उनकी कॉस्ट उनकी ज़ाहिर बात है बढ़ेगी, कीमतें बढ़ेंगी। तो उससे क्या होगा कि जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है और बिल्डिंग है और ऑफिस की, घरों की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट महंगी होगी, तो उससे क्या होगा कि अफोर्डेबिलिटी के जो इश्यूज़ हैं वो जन्म लेते हमें नज़र आ रहे हैं। इसी तरह ऑटोमोबाइल्स के हवाले से मैंने थोड़ी सी पहले बात की, तो यहाँ पे मैं आपको एक और जो इकोनॉमिस्ट हैं रैंडल मार्क, ये प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा का जो बिज़नेस स्कूल है, उसमें उनकी एक स्टेटमेंट है कि US एंड कैनेडियन टैरिफ्स ऑन ऑटोमोबाइल्स
विल मेक कार्स मोर एक्सपेंसिव ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर। ये वही बात है इस तरह हम पहले भी डिस्कस करते रहे हैं कि टैरिफ्स के मामले में किसी एक मुल्क का नुकसान नहीं होता, ये दोनों मुल्कों का नुकसान होता है। इसमें कोई फातेह या कोई लूज़र नहीं होता, इक्वल नुकसान होता है, जैसे चाइना और यूएस के मामले में हम डिस्कस करते रहे हैं। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये रैंडल मॉर्क जिनकी मैंने अभी बात की, इन्होंने एक और स्टेटमेंट ये दी कि स्टॉक प्राइसेस हैव गॉन डाउन सो एवरीबडी इज़ पुअरर। यानी कि उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर्स का जो एस्टीमेट है रिसेशन के हवाले से और जो हायर अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से वो हमें उभरता हुआ नज़र आ रहा है। और इसमें जो है वो एक एवरीबडी इज़ पुअरर वाला जो जुमला है, आप उसकी इंटेंसिटी को खुद समझ सकते हैं। अच्छा, ये अब जो है थोड़ा सा मैंने आपको वहाँ की इकोनॉमिक सूरत हाल के बारे में बताया जो क्राइसिस की मैं डिस्कस कर रहा था उस हवाले से। अब वापस आते हैं कारने पे। कारने ने जो है ट्रंप से किसी भी किस्म की बात या मुज़ाकरात करने को तरजीह नहीं दी, लेकिन उन्होंने किया क्या है कि उन्होंने जो अपने मोर रिलायबल एलाइज हैं, आप कह लीजिए कि उन्होंने ट्रिप्स करने शुरू कर दिए यूरोप के भी, और जहाँ पे वो उनकी मुलाकात फ्रेंच और ब्रिटिश ऑफिशियल्स से हुई है, और उससे उन्होंने क्या कि एक सिक्योरिटी, मिलिट्री और इकोनॉमिक टाइज को जो है वो बेहतर करने की, मज़ीद मजबूत करने की वहाँ पे बात की है। तो इससे ज़ाहिर यही हो रहा है कि वो अपना जो है ना हाथ दूसरे ममालिक की तरफ, यूरोपीय ममालिक की तरफ बढ़ा रहे हैं, और वो जो यूएस वाला एक जो उसकी सुप्रीमेसी वाला कल्चर है उससे निकलते दिखाई दे रहे हैं हमें। उनका एक पर्सपेक्टिव यही है, और यही अल्टीमेटली पर्सपेक्टिव उनकी फतह याबी का बाइस भी बनने वाला है। अब हम ये देखते हैं कि जिस तरह से उनका एक फाइनेंस की क्राइसिस के हवाले से एक सफ़र है, एक पूरी डेकेड में उन्होंने इस तरह की ग्लोबल क्राइसिस के हवाले से, मेजर ग्लोबल क्राइसिस इनको हम कहते हैं, और जिनको हम कहते हैं कि पीरियड्स ऑफ अपहेवल में किस तरह से उन्होंने अपनी स्ट्रेटजीज़ को बनाया और किस तरह से इक़दामात किए, तो उनसे जो थे बेहतर नताइज सामने आए। ये इसमें जब वो बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर थे, तो उन्होंने जो है यूनाइटेड किंगडम को ब्रेग्जिट के दौरान भी नेविगेट किया, और फिर हमने देखा कि और फिर उन्होंने एक बात ये भी की कि दिस मिरर्स, यानी कि जो करंट क्राइसिस है ट्रेड वॉर वाला, दिस मिरर्स व्हाट कैन हैपन टू द यूएस इन द फेस ऑफ टैरिफ्स। ठीक है, यानी कि उन्होंने कहा कि जो ब्रेग्जिट में मैंने ये चीज़ें देखी थी, मुझे लग रहा है कि वही आसार है जो ट्रंप यानी यूएस को टैरिफ्स के मामले में सामना करने पड़ सकते हैं। इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि इन्होंने अपनी एक कैंपेन के दौरान एक बात ये की जो बड़ी अहम है इस हवाले से समझने की। उन्होंने कहा कि आई हैव सीन दिस मूवी बिफोर, यानी कि ये तमाम जो क्राइसिस वाला मामला है, मैं इस तरह की चीज़ें पहले देख चुका हूँ और बियर भी कर चुका हूँ और इक़दामात भी कर चुका हूँ। आई नो एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग ऑन टू हैपन टू देम, द अमेरिकन्स आर गोइंग टू गेट वीकर। यानी कि उन्होंने कहा है कि मैं तमाम सूरत हाल इस तरह की पहले भी फेस कर चुका हूँ। इसमें नतीजा क्या निकलता है, नतीजा जो मैं देख रहा हूँ वो यही निकल सकता है, अमेरिका इज़ गोइंग टू बी वीकर। ये उन्होंने ओंटारियो में कैंपेन करते हुए ये बात कही। इसके अलावा जो एक्सपर्ट्स हैं, सीनियर्स हैं, उनकी आरा ये सामने आ रही हैं, और CNN के हवाले से भी उसमें भी ये चीज़ें मुझे देखने को मिली कि जो कारने की जो लीड है पोलिवर के ऊपर, वो इस हवाले से ज़्यादा है कि वो चीज़ों को एक्सप्रेस अच्छे से कर लेते हैं, अपने ओपोनेंट से ज़्यादा जो अच्छे तरीके से वो उसको नेविगेट कर लेते हैं, उसको बयान कर देते हैं। उनका बयानिया जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का है, जिससे ये होगा कि एक तो वो अपने ख़ास तौर पे वोटर्स को एतमाद में ले सकते हैं, और फिर वो ये चीज़ बार बार इस चीज़ को ये बावर करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो ट्रेड वाला मामला है, या जो आप कह लीजिए कि रिटेलिएटरी टैरिफ्स वाला मामला है, उसमें से कनाडा को अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। इसके अलावा मोक की एक और जो इकोनॉमिस्ट जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया, उनकी एक और स्टेटमेंट है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। आई एक्सपेक्ट दैट वोटर्स आर गोइंग टू वोट फॉर द कैंडिडेट that they think will minimize the cost of the trade war with the US। और इसी तरह उन्होंने जो एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट है, या जो कैनेडियन के दरमियान डिस्ट्रस्ट है अमेरिका के हवाले से, उस पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि आई हैवंट सीन एनीथिंग लाइक इट सिंस द वियतनाम वॉर। तो अब देखना ये है किस तरह से US का इन्फ्लुएंस जो है टैरिफ्स के मामले में हो, वो या उसकी जियोग्राफिकल जो इश्यूज़ चल रहे हैं उस हवाले से हो, कनाडा के जो चल रहे हैं, या इस तरह का जो भी मामला है, ये इलेक्शन पे किस तरह से असरअंदाज होता है, और कौन सा आया पॉपुलिस्ट नैरेटिव जो है वो उसको पॉपुलिस्ट कैंडिडेट को फतह याब करवाता है, या क्या आने वाले दिनों में क्या फ़र्दर प्रोसीडिंग्स होती हैं, क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, इन तमाम चीज़ों पर हम डिस्कस करते रहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।